हेलो फ्रेंड, तो आप सभी को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर 2021-22 में जो भी लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, साथियों तैयारी कीजिए। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर आपको इधर उधर से एग्ज़ाम में आपको मदद लेना पड़ेगा और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर मान गए मेरिट पर अगर कहीं जॉब होता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए दोस्तों जो भी लोग हैं, हम कहेंगे सीरियस से पढ़िए और एक एक नंबर के लिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए। जो मैं वीडियो डेली दे रहा हूँ 9 बजे, उसको हर एक तरीका से अच्छे से देखिए। और साथियों जो लोग, कोई बात नहीं है, वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। दोस्तों आज हम देखेंगे, इस चैप्टर से लिया गया है कि ऐसे पॉइंट पे हम बात करेंगे जो दोस्तों बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपको जानना और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। जैसे हम दोस्तों चलिए चीज़ें हम शुरू करते हैं। साथियों देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कहता है वयस्क व्यक्ति में जैविक चिन्हों की समान स्थिति। दोस्तों जो वयस्क व्यक्ति है, जैविक विटल साइन कौन कौन से होता है? समान श्वसन दर, रक्तचाप, नाड़ी दर, टेम्परेचर, ये सब विटल साइन होता है। तो देखते हैं कि समान स्थिति में क्या होता है विटल साइंस एक वयस्क व्यक्ति में। तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में जो समान टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये लोग आप लोग जानते हैं कि वयस्क मनुष्य में इतना टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात करते हैं समान नाड़ी दर, पल्स रेट कितना होना चाहिए? तो 72 प्रति मिनट। जी हाँ दोस्तों, जो नाड़ी दर होता है 72 प्रति मिनट होता है। औसत समान जो है आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में, कहता है दोस्तों यहाँ पे श्वसन दर देखिए, कहता है रिस्पायरेटरी रेट कितना होना चाहिए? तो 16 ब्रेथ प्रति मिनट, मतलब श्वसन दर जो दोस्तों होना चाहिए वो 16 प्रति मिनट होना चाहिए। ये लोग आप लोग जानते हैं। ये हम औसतन देख रहे हैं एक समान वयस्क में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप सभी के बीच में, रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो दोस्तों रक्तचाप जो होना चाहिए 120/80 mm ऑफ Hg। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इसका यूनिट ध्यान रखेंगे। यूनिट भी इसका ज़बरदस्त दोस्तों मायने रखता है। फिलअप में अगर पूछेगा तो इसको यूनिट भी लिखना होगा। तो 120/80। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आप सभी के बीच में। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देखिए, कहता है कि व्यक्ति के शरीर का तापक्रम अलग अलग अंगों में निम्न प्रकार होगा। जैसे दोस्तों मुंह में कैसे होगा, रेक्टम मतलब मल द्वार में कैसे कितना होगा, और उसके बाद जो बगल होता है उसमें कितना होगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मल द्वार में टेम्परेचर कितना होता है, मुंह में ओरल तरीके से लेने में टेम्परेचर कितना होता है, बगल का टेम्परेचर कितना होता है। तो ये पूछेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो साथियों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मुंह द्वार है जो दोस्तों, मुंह द्वार जो है ओरल के द्वारा, एक क्वेश्चन दोस्तों आपकी राजस्थान में पूछा गया था कि ओरल टेम्परेचर कितना होता है फिलअप में। तो ओरल जो टेम्परेचर होता है मुंह द्वारा वो 98.6 मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वही होता है। तो ध्यान रखिए। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं साथियों, कहता है बगल द्वारा कितना होता है? एक्सिला मतलब बगल द्वारा कितना होता है? तो उससे 1 पॉइंट कम हो जाता है। वहाँ 98.6 था ओरल में, तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 97.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कहेगा तो 36.4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, आप लोग याद कीजिए। अब हम देखते हैं मल द्वार। जी हाँ दोस्तों, मलाशय के द्वारा अगर कोई टेम्परेचर जांचना चाहेगा तो कितना नॉर्मल वहाँ का होता है? तो वहाँ का नॉर्मल होता है 1 बढ़ जाता है मलाशय में टेम्परेचर, तो हो जाता है 99.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, कितना होता है मल द्वार का नॉर्मल टेम्परेचर 99.6 फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं। अब दोस्तों हम नाड़ी दर के बारे में देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ नाड़ी दर किस एज में कितनी होती है नाड़ी दर, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है या जन्म के पूर्व या वयस्क में, बूढ़ा में कितना नाड़ी दर होता है, मतलब पल्स रेट कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति में पल्स रेट कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 72 प्रति मिनट। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एज बाई एज। तो यहाँ पे उम्र दिया है, यहाँ पे नाड़ी दर है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जन्म से पूर्व को क्या कहते हैं? FHS कहते हैं जन्म से पूर्व को। तो जन्म से पूर्व मतलब जो गर्भ में जो बच्चा रहता है दोस्तों, उसका जो समान नाड़ी दर होता है पल्स रेट वो 140 से 150 प्रति मिनट होता है। तो ध्यान रखिएगा, गर्भ में होगा यानी जन्म लेने से पूर्व जो उसका समान नाड़ी दर होगा 140 से 150 प्रति मिनट होता है।
अब देखते हैं यहाँ पे जन्म के बाद, वो जन्म से पहले था, जब बच्चा जन्म ले लेगा तो उसका दोस्तों टेम्परेचर मतलब सॉरी जो पल्स रेट होगा कितना होगा, तो 130 से 140 प्रति मिनट। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, जन्म से पूर्व का 140 से 150, जन्म बाद ले लेगा तो दोस्तों 10 कम जाएगा, तो 130 से 140 हो जाएगा। अब हम सभी में प्रति मिनट है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे अब आ गया, जन्म ले लिया है, अब उसके बाद आ गया प्रथम वर्ष, मतलब 1 साल का बच्चा होगा तो उसमें कितना श्वसन दर क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, पल्स रेट होगा, तो 115 से 130 प्रति मिनट। ध्यान रखिएगा 115 से 130 प्रति मिनट कब, जब 1 वर्ष के होगा बच्चा तब। द्वितीय वर्ष मतलब 2 वर्ष में जब प्रवेश करेगा दोस्तों, 2 वर्ष का होगा तो कितना होगा, 100 से 115 प्रति मिनट। ध्यान रखिएगा द्वितीय वर्ष में 100 से 115, प्रथम वर्ष में 115 से 130 प्रति मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आप लोग को अपने आप में ये देखने को मिल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि बच्चा में जन्म से पूर्व कितना होता है पल्स रेट, बताइए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं तृतीय वर्ष में, 2 वर्ष देख लिए, तृतीय वर्ष में देखते हैं। तृतीय वर्ष में होता है 90 से 100 प्रति मिनट होता है जब 3 वर्ष का बच्चा होता है। 4 से 8 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, जब बच्चा 4 से 8 होता है तो कितना होता है रेस्पिरेटरी उसका जो सॉरी दोस्तों पल्स रेट कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 86 से 90 प्रति मिनट। ध्यान रखिएगा 4 से जब 8 वर्ष का हो जाता है तो 86 से 90 प्रति मिनट हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 से जब 15 वर्ष का होता है दोस्तों, वहाँ से 4 8 देखे हैं तो यहाँ से 8 से हम 15 वर्ष का देख रहे हैं। तो जब बच्चा 8 से 15 वर्ष का बीच होता है तो उसका जो पल्स रेट होता है वो 80 से 86 प्रति मिनट हो जाता है। 15 वर्ष तक 80 से 86 प्रति मिनट। अब दोस्तों आता है वयस्क। अब सभी जानते हैं जब बच्चा 15 वर्ष के बाद होता है तो वह वयस्क में आने लगता है। तो वयस्क जब होता है तो उसका होता है दोस्तों 70 से 80 प्रति मिनट। और दोस्तों इसी में नॉर्मल जो वयस्क का औसत माना गया है वो 72 प्रति मिनट माना गया है। लेकिन यहाँ पे औसत मान गए, यहाँ पे तो 15 तक है, अब यहाँ तो 15 से ऊपर है, 16 17 भी होगा, तो 16 17 होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसलिए दोस्तों वयस्क में 70 से 80 यहाँ पे औसत दिया गया है। लेकिन अगर सीधा आपसे पूछ दिया जाए कि एक वयस्क में कितना होता है तो 72 प्रति मिनट आप देंगे। अगर ऑप्शन में रहेगा ए वाला 70 से 80, 80 से 85, 90 से 100, तो आप ए 70 से 80 लिखेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि वृद्धावस्था मतलब जब बूढ़े हो जाता है तब कितना पल्स रेट होता है, तो 60 से 70 प्रति मिनट। अब दोस्तों एक बात आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज के अनुसार। ये क्या हो रहा है, ये एज के अनुसार ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पल्स रेट डिक्रीज हो रहा है। जैसे जन्म से पूर्व गर्भ में था तो बहुत ज़्यादा था, जब जन्म ले लिया तो बहुत ज़्यादा था, फिर आगे बढ़ा 1 साल 2 साल तो पल्स रेट घटते गया। तो एक बात ध्यान रखिए, जब बूढ़ा आते आते पल्स रेट एकदम घट गया है। अब साथियों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नाड़ी दर अधिक होती है। दोस्तों पुरुष का जो पल्स रेट होता है वो महिला से कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी महिला का पल्स रेट अधिक होता है पुरुष से। अब दोस्तों हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, कहता है आयु है और श्वास समान श्वास दर है, मतलब रिस्पायरेशन रेट है। तो दोस्तों हम देखेंगे किस एज में कितना रिस्पायरेशन रेट है जो कि फिक्स किया गया है, चलिए देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा जन्म के समय है। जी हाँ दोस्तों, जन्म के समय कितना होता है रिस्पायरेशन रेट, तो 30 से 40 प्रति मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में जन्म जब बच्चा लेता है उस समय उसका जो श्वसन दर होता है वो 1 मिनट में 30 से 40 प्रति लेता है श्वसन। प्रथम वर्ष में मतलब जब वो 1 वर्ष का होता है तो उसका धीरे धीरे कम जाता है, तो वो 26 से 30 प्रति मिनट हो जाता है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। तो साथियों अब नेक्स्ट हम द्वितीय वर्ष का देखिए, यहाँ पे कहता है द्वितीय वर्ष मतलब 20 से 26 प्रति मिनट। 20 से 26 प्रति मिनट होता है जब 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तो उसका श्वसन दर है वो 20 से 26 प्रति मिनट होता है। अब साथियों यहाँ पे हम देखते हैं किशोरावस्था में कितना होता है, तो किशोरावस्था में दोस्तों 20 प्रति मिनट होता है, इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं वयस्कावस्था, मतलब जब अडल्ट होता है बच्चा तो दोस्तों उसका जो होता है 16 से 20 प्रति मिनट होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखे हैं ऊपर में था क्या था 16 प्रति मिनट, तो दोस्तों वो एवरेज था अडल्ट में। लेकिन यहाँ पे वयस्कावस्था में मतलब दोस्तों वयस्कावस्था में जो औसत हो सकता है वो 16 से 20 होगा। ऐसे जो एडल्ट सीधा पूछेगा तो आप क्या देंगे 16 प्रति मिनट देंगे श्वसन दर।
नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धावस्था। साथियों वृद्धावस्था में 10 से 24 प्रति मिनट होगा। देखिए दोस्तों यहाँ भी वही कंडीशन है, जब एज ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ भी श्वसन दर में प्रॉब्लम होता है, श्वसन दर प्रभावित होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्वसन दर घट गया है, 10 से 24 प्रति मिनट हो सकता है वृद्धावस्था में। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे अब है क्वेश्चन अलग अलग उम्र में समान विभिन्न रक्तचाप। जी हाँ दोस्तों, जो रक्तचाप की समान स्थिति है विभिन्न एजों में, विभिन्न उम्र में, वो हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर किस उम्र में कितना होना चाहिए, कितना होता है, ये एवरेज चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उम्र है, रक्तचाप है। तो साथियों यहाँ पे जो नवजात शिशु है, मतलब तुरंत जो जन्म लिया है बच्चा, उसमें दोस्तों कितना होगा रक्तचाप, तो 30 से 50/10 mm ऑफ Hg। मतलब दोस्तों जो नवजात बच्चा होता है, अब उसके बॉडी पर भी निर्भर करता है, तो बॉडी उसका जैसा होगा, लेकिन 30 से क्या होगा, 30 से 50 उसका जो है होगा, और 10 mm होगा ऑफ Hg का। तो आप लोग याद रखिएगा इसको दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप सभी के बीच में कहता है बालकों में। जी हाँ दोस्तों, बालकों में कितना होता है, तो बालकों में होता है 70 से 90/50 mm ऑफ Hg। मतलब Hg का 70 से 90/50 mm। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए रक्तचाप क्या होता है, तो एज के अनुसार रक्तचाप यहाँ पे बढ़ रहा है। जबकि हम देखे हैं पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट एज के अनुसार डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एज के अनुसार क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। वयस्क व्यक्ति में दोस्तों कितना होता है, बहुत हम लोग पढ़ते हैं 120/80 ऑफ Hg। तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं इसको, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहता है वयस्क व्यक्ति में कितना होता है, 120/80 ऑफ Hg। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वृद्धावस्था में दोस्तों कितना होता है, तो वृद्धावस्था में होता है 140 से 160/80 से 90 mm ऑफ Hg। तो देख सकते हैं एज के अनुसार यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ा है। तो यहाँ पे रक्तचाप में आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना कि एज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है। तो इसी अनुसार आप लोग याद कर लीजिए कि बालक होगा तो 70 से 90/50, वयस्क होगा तो ये जानते ही हैं 120 से 80, वृद्ध होगा तो 140 से 60/80 से 90। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं आप सभी के बीच में। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। समान मूत्र की विशेषता, मतलब एक समान विशिष्ट है, समान मूत्र है, उसका क्या क्या यहाँ पे विशेषता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो यही देखते हैं हम। कहता है आयतन लगभग 24 घंटे में 1000 से 2000 मिलीलीटर तक मूत्र उत्सर्जित होना चाहिए। दोस्तों एक नॉर्मल सामान्य जो है वो 24 घंटे में कितना मूत्र उत्सर्जित होता है, तो दोस्तों 1000 लीटर से 2000 मिलीलीटर तक। तो आप लोग समझ लीजिए कि 24 घंटा में कितना लीटर, कितना आप लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि सामान्य स्थिति में एक दिन में या 24 घंटे में कितने मूत्र को उत्सर्जित होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1000 से 2000 मिलीलीटर तक। अब साथियों यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं मात्रा, पानी पीने की मात्रा पर निर्भर करता है। अब दोस्तों देखिए जो जितना पानी पिएगा उसका मूत्र उतना ही ज़्यादा आयतन होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये मत समझिए कि आप पानी नहीं पीते हैं और जो पानी ज़्यादा पीता है, दोनों का समान ही होता है। तो ये पानी पीने की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा है कहता है प्रतीति, मतलब इसका प्रतीत कैसा होगा, समान जो मूत्र है उसका प्रतीत कैसा होता है, एपरियंसेज कैसा होगा, तो साफ होगा। जो समान मूत्र होगा उसका मूत्र एकदम साफ होगा, फ्रेश होगा। तो दोस्तों अब हम चलिए इसका देखते हैं रंग कैसा होता है समान मूत्र का। तो रंग जो होता है समान मूत्र का रंग हल्का पीला या प्रपीतारक्त एम्बर रहता है। अब दोस्तों जो समान मूत्र है वो बिल्कुल भी दोस्तों सफ़ेद नहीं होगा, हल्का पीलापन होगा या प्रपीता रक्त होगा, मतलब हल्का एकदम दोस्तों रक्त के समान होगा, और क्या है उसको पीला होगा हल्का। अगर आपका मूत्र में सफ़ेद बिल्कुल है तो दोस्तों वो गड़बड़ है। उसका दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए चौथा है विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफाइड ग्रेविटी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिलअप से मैचिंग में, तो ध्यान रखिएगा। विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.01 से 1.025 होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको इतना होता है इसका विशिष्ट गुरुत्व। अब दोस्तों इसका गंध मतलब कैसा होता है मूत्र का, तो बेंजीन वर्गीय एरोमेटिक गंध होता है, मतलब बेंजीन के समान इसका गंध होता है। बेंजीन वर्गीय जो इसका एरोमेटिक होता है वही गंध होता है।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट तरीका से, प्रतिक्रिया इसका किस प्रकार का होता है, रिएक्शन। तो समान मूत्र की प्रतिक्रिया थोड़ी सी अम्लीय होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसका पीएच मान कितना होता है देख सकते हैं। आपसे पूछ देगा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 4.8 से 7.5 तक होता है, मतलब अम्लीय होता है और हल्का सा क्षारीय होता है। तो यहाँ पे पीएच मान भी याद कर लीजिए, 4.8 से 7.5। अब साथियों हम यहाँ पे देखते हैं कि मूत्र में कौन कौन से घटक होता है, तो जो उपस्थित होता है, तो देखिए 96% जल होता है, यूरिया मूत्र में 2% एवं शेष दोस्तों जो चीज़ें होती है वो 2% होती है। जिसमें दोस्तों 2% में क्या क्या चीज़ होता है चलिए हम देख लेते हैं। पूछ दिया जाएगा कि इसमें मूत्र में कौन से घटक उपस्थित होता है और ऑप्शन में इसमें से एक दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो यूरिक अम्ल होता है, यूरेटस होता है, क्रिएटिनिन होता है और फॉस्फेट होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा अक्सर क्या होता है, यूरिक एसिड का भी जांच किया जाता है, वो यूरिन का ही होता है। यूरेटस का होता है वो भी यूरिन टेस्ट होता है। क्रिएटिनिन होता है वो भी यूरिन का टेस्ट में होता है। फॉस्फेट भी जब कराएगा डॉक्टर तो यूरिन का टेस्ट के लिए ही। तो ये सारे चीज़ होता है 2%। अब साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में निम्न ज्वर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप सभी के बीच में दोस्तों। कहता है निम्न ज्वर लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया किसे कहते हैं, तो जब बुखार दोस्तों 90 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट मतलब 37.2 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तो निम्न ज्वर कहलाता है, मतलब लो पायरेक्सिया। सीमित ज्वर, जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट पायरेक्सिया किससे कहते हैं, तो इसमें बुखार जो होता है 100 से 103 फ़ारेनहाइट हो जाता है और सेल्सियस में 37.8 से 39.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये बुखार जो होता है मॉडरेट वाला, ये सहने लायक होता है 100 से 103 फ़ारेनहाइट, मॉडरेट पायरेक्सिया होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए उच्च ज्वर हाई पायरेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, हाई पायरेक्सिया क्या होता है, तो उच्च ज्वर, इसमें बुखार 103 से 105 फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। तो जो कि दोस्तों एक प्रकार से इसमें भी आदमी बचा जा सकता है, 103 से 105 तक आदमी बचता है। अब हम जो देखेंगे उसमें लोग बचता नहीं है। अति ज्वर हाइपर पैरेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, हाइपर पैरेक्सिया मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि हाइपर पैरेक्सिया किस बुखार को कहते हैं, तो 105 फ़ारेनहाइट से जो अधिक हो जाएगा वो हाइपर पैरेक्सिया हो जाएगा, अति ज्वर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें व्यक्ति को बचना दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अति उष्मीयता मतलब हाइपरथर्मिया। दोस्तों देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हाइपर पैरेक्सिया में और हाइपरथर्मिया में, तो कंफ्यूज मत होना है। हाइपर पैरेक्सिया में होगा 105 से ऊपर, जबकि हाइपरथर्मिया चलिए देखते हैं। इसमें बुखार 105 फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर हो जाता है और इसमें बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाता है। दोस्तों देखिए अति ज्वर में होता क्या है समझिएगा, हाइपर पैरेक्सिया में इसमें बुखार, देखिए पैरेक्सिया क्या है, एक प्रकार का बुखार आना है, तो यहीं पर कहता है हाइपर पैरेक्सिया होगा। पैरेक्सिया में दोस्तों पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है बुखार, जबकि थर्मिया में पूछेगा तो आपसे क्या है उसमें पूछेगा शरीर का, और वो है अति ज्वर। तो अति ज्वर में भी 105 फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो वो अति ज्वर हो जाएगा। और शरीर का उष्मा कितना होता है हाइपर, तो 105 फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर हो जाता है तो क्या होता है हाइपर थर्मिया होता है। क्वेश्चन को समझिएगा, दोनों में अलग है, वो ज्वर है ये उष्मीयता है, तो लेकिन दोनों में फ़ारेनहाइट सेम है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया, वो था हाइपरथर्मिया, यहाँ है हाइपोथर्मिया। अउष्मीयता मतलब ध्यान रखिएगा इसमें बुखार 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया होता है। मतलब हाइपोथर्मिया को हम सीधा कह सकते हैं कि निम्न ज्वर निम्न ताप। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथर्मिया निम्न ताप होता है और हाइपरथर्मिया उच्च ताप मतलब उच्च उष्मीयता। देखते हैं अब दांत के बारे में कुछ देख लेते हैं, मुंह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों दंत शोध जिंजीविट्स क्या होता है, तो मसूड़ों का प्रवाह होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि दंत मसूड़ों के प्रवाह, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम मतलब दोस्तों मसूड़ों का सूजना स्वेलिंग होना क्या कहलाता है, दंत शोध मतलब जिंजीविट्स कहलाता है। दूसरा पूछा जाता है कि जिह्वा का प्रवाह मतलब जीभों का सूज जाना, ग्लोसिस्टिस। जी हाँ दोस्तों, जिह्वा शोथ मतलब ग्लोसिटिस, या तो ग्लोसिटिस होता है जिह्वा का प्रवाह, ध्यान रखिएगा। दंत मूल वर्ण रूट एब्सेस, दंत मूल में मवाद पूछेगा कि दंत मूल में मवाद क्या होता है, तो दंत मूल व्रण होता है, रूट अवशेष होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा है दोस्तों, कहता है मुख शोथ मतलब एस्टोमैटिटिस। जी हाँ दोस्तों, एस्टोमैटिटिस किसको कहते हैं, तो मुख गुहा की शेषमा झिल्ली का प्रवाह मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वेलिंग आ जाना उसमें,
मतलब सूज जाना। तो मुख गुहा की सुषमा झिल्ली का प्रवाह क्या होता है? स्ट्रेटोमेटिस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं। कहता है कि साथियों यहाँ पे जो है प्रश्न कहता है कि रक्तस्राव युक्त मसूड़े, मतलब ब्लीडिंग, मसूड़े से रक्त आना क्या कहलाता है? मसूड़े से रक्तस्राव। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े से रक्तस्राव, रक्तस्राव युक्त मसूड़े। ध्यान रखिएगा। किलोसिस, किलोसिस किसे कहते हैं? तो दोस्तों होठों का फट जाना आदि किलोसिस होता है। ध्यान रखिएगा, किलोसिस के स्पेलिंग यहाँ पे है तो याद रखिएगा, कहेगा होठों का फट जाना क्या होता है? तो किलोसिस। तो साथियों यहाँ पे हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज देखे हैं, तो आप सभी तो ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन में यहाँ से सवाल तो आएगा ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जो फर्स्ट ईयर का है दोस्तों उनके लिए, साथ में जो BSc नर्सिंग है उनको लिए भी सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।